वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। तो होलसम आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से इकॉनमी चलेगी। मुझे बताएं, जस्ट अ रैंडम टोकन क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट IMF एंड हाउ डू यू थिंक IMF हैज प्लेड रोल इन पाकिस्तान इकॉनमी? ये पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है, या किस तरह देखते हैं आप IMF को? व्हाई वी हैव टू गो टू IMF? इट्स जैसे आप लोग कह रहे हैं दोनों रोल हैं, तो उसका नेगेटिव रोल अगर है और वो हमें बाउंड कर रहा है और बड़े मसले कर रहा है, तो व्हाई वी आर इवन बॉदरिंग टू गो टू IMF? ही डजंट आस्क अस टू कम टू देम। वी आर द ओनली कंट्री जिसने 20+ IMF के प्रोग्राम में गया है। तो बेसिकली दिस इज ना इमरजेंसी फंडिंग। अब हमारी इमरजेंसी खत्म नहीं हो रही है ना। ये जो मैं प्रेजेंटेशन लाया हूँ ना, दिस वाज गिवन टू अस, DMG ऑफिसर्स को दी गई थी बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है कि वो क्या सोच रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये होता है ना, आप इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हैं, आपके जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको आप पढ़ते हैं, उनकी कुछ और बातें होती हैं। आप कैसर बंगाली को पढ़े हैं, आप वो कुछ और बात करेंगे। आप शाहिदा वजारत को पढ़े हैं, वो कोई और बात करेंगे। लेकिन वो खुद वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, ये हम आज समझते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कह रहे हैं, कि वो किस तरह से हमें देख रहे हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक। ये इसमें वो बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप CSS के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये बिल्कुल फ्रेश डेटा है इसके अंदर। श्रीलंका, इंडिया बहुत ज़्यादा हमसे आगे चले गए। आप बांग्लादेश को देखें तो ये यहाँ पे कोई 2013-14 में जाके इसने हमें क्रॉस किया है। इससे पहले हमें क्रॉस भी नहीं किया हुआ था ऑब्वियसली। तो आप यू कैन सी GDP, रियल GDP क्यों नहीं बढ़ रही? एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, दूसरा हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दो ही फैक्टर्स है ना रियल GDP। आसान लफ्जों में, एक आदमी की एवरेज इनकम कितनी है हमारे मुल्क में इन डॉलर टर्म्स? तो डॉलर की डिवैल्यूएशन हो गई। मतलब अगर मैं अभी 1,000 रुपये कमा रहा हूँ तो पहले डॉलर टर्म में मैं $5 कमाता था, अब मैं 1,000 रुपये में डॉलर टर्म में $3 कमा रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज इनकम कम हो गई। इसी तरीके से पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। पहले हम 14 करोड़ से डिवाइड कर रहे थे, तो हम 22 करोड़ से डिवाइड कर रहे हैं। तो वो जो नंबर है हमारा वो स्टैग्नेंट है, 1500, 1200, 1300 के दरमियान। हालांकि आप इंडिया, श्रीलंका को देखें, भूटान को देखें, तो पर कैपिटल GDP में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। सिमिलरली यू कैन सी के वी आर इन द बॉटम। 1.7 GDP ग्रोथ हमारा चल रहा है, रियल GDP ग्रोथ। बाकी सब हमसे ज़्यादा हैं। साउथ एशियन एवरेज इज 4% ग्रोथ। ठीक है, लो इन मिडिल इनकम ग्रुप में भी 3.2% ग्रोथ है। 2005 से लेके 2023 तक आप देखें तो यू विल सी के अराउंड 2010 के बाद से हमारी पॉवर्टी भी डिक्रीज नहीं हो रही है। वी आर एट बिल्कुल 40% पॉवर्टी के ऊपर हम लोग हैं। ह्यूमन क्राइसिस देख लें, 40% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड। मतलब 10 में से 4 बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कि स्टंटेड होते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, जितना पूरा कराची है इतने बच्चे आप समझें कि स्कूल से बाहर हैं। और जो हैं भी स्कूल में उनकी क्या हालत है आपको पता है। 79% ऑफ 10-year-old चिल्ड्रन आर अनएबल टू रीड एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट। आप ये देख रहे हो, आप ये चीज़ देखो, जो कोई पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आपको कोई आके लेक्चर देगा ना, तो वो इकोनॉमी की बात करते करते बहुत बाद में एजुकेशन पे आएगा। आप इनका माइंडसेट देखें कि 2 स्लाइड्स करने के बाद तीसरी स्लाइड पे ही एजुकेशन पे आ गए। चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन, पहला पॉइंट उन्होंने हेल्थ का किया, तो दूसरे दोनों पॉइंट उन्होंने एजुकेशन के किए। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दे फील एजुकेशन इज। और हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग जब बात करते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट, तो हम फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। हमने जैसे अभी बात की, हम एजुकेशन शायद इकोनॉमिक डिस्कशन में लेके ही नहीं आ रहे होते। आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम अक्सर बात नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि आप पिछले 30 साल में आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी सिर्फ 40% बढ़ी है। अब देखो 30 साल में क्या क्या हुआ है। 30 साल पहले कंप्यूटर नहीं थे, 93 में शुरू हुए थे आना। अगर थे भी तो बहुत लो पावर्ड कंप्यूटर्स थे, किसी ना किसी को पास थे। हर ऑटोमेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट्स के मसले थे। इन सब के बावजूद, इन सब रेवोल्यूशनराइज होने के बावजूद, अब तो जूम मीटिंग, वर्चुअल रियलिटी, बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 40% बढ़ी है। यानी कि हम अगर 100 गुड्स बना रहे थे 93 में, तो अब हम सिर्फ 140 गुड्स बना रहे हैं 93। लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई? डबल हो गई। 93 में अगर हम 10 करोड़ थे, 11 करोड़ थे, तो इस वक्त हम 24 करोड़ पे बैठे हुए हैं। तो प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट डबल तो होनी चाहिए थी हमारी, नहीं हुई।
बाकी दुनिया में क्या हुआ है? बांग्लादेश 170%, वियतनाम 330%। ये आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी है। एग्रीकल्चर पोटेंशियल पे बात कर लें, ग्रोथ ऑफ एग्री आउटपुट पर वर्कर इज अबाउट 20% ऑफ द एवरेज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर एग्री आउटपुट पर वर्कर जो है उसका सिर्फ 25% है। हम यानी कि अगर कोई वर्कर 1 मन की बोरी आटे की बना रहा है साउथ एशिया में एज एन एवरेज, तो हम सिर्फ 0.25 ऑफ द बोरी बना रहे हैं, मतलब इतनी कम प्रोडक्टिविटी है। वाटर प्रोडक्टिविटी इज एट द थर्ड कंपेयर टू इंडिया, 15% दैट ऑफ चाइना एंड 8% ऑफ दैट यूएस। मतलब हमसे ज़्यादा वाटर स्केर्स कंट्री कोई भी नहीं है, एंड हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ओनली थर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि अगर इंडिया 1 किलो पानी से 10 kgs ऑफ समथिंग बना रहा है तो हम सिर्फ 3 kg बना रहे हैं। आप हालत देखें, एरियाज इम्प्रूवमेंट। एनर्जी, हमारी एनर्जी इज एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। इट्स बेस्ड ऑन ऑयल इम्पोर्ट, फॉसल फ्यूल्स, एंड देन सर्कुलर डेट इज ऑलरेडी 4% ऑफ जीडीपी। दैट वाज योर यूएसपी, आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ही एग्रीकल्चर था, but what you have done is that you are at a very low end of things. Strengthening institutions for effective implementations. Devolution agenda is incomplete. Local government systems आपके नहीं हैं भी तो वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हाई टर्नओवर ऑफ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारी बातें फिर आ जाती हैं। थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर को समझने की ज़रूरत है। आपके जो IPPs होते हैं या पावर प्लांट्स होते हैं, ये एनर्जी बनाते हैं, फिर ये थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस ये ग्रिड में जाते हैं। ग्रिड से फिर ये डिस्कोस के पास जाते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है हैदराबाद में, और इस तरह बाबदा है। ये फिर कंज्यूमर तक जाते हैं। पेमेंट टू IPP जिसने एनर्जी बनाई है वो डिपेंड करती है कि कंज्यूमर कितना पे कर रहे हैं। कंज्यूमर पे करेंगे डिस्कोस को, डिस्कोस पे करेंगी आपके IPPs को, IPPs पे करेंगे PSO को, और जहाँ से उन्होंने फ्यूल लिया है, चीज़ें ली। तो हो ये रहा है क्योंकि वहाँ से पेमेंट नहीं आ रही, लाइन लॉसेस हो रहे हैं, तो पूरी चेन आपकी कर्जे में चली गई है। तो रिफॉर्म एजेंडा पे हमने ये 5-6 पॉइंट्स हमने बताए। इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक फाइनेंसेस एंड ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस। हम कहते हैं कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, वो किसी ने बात भी की, वो -7.9% ऑफ GDP आपकी पहुंच गई है। इज ह्यूज। आप कमा रहे हैं 93 रुपीज़, 92 रुपीज़, और खर्चा कर रहे हैं 100 रुपये का, या उल्टा कर लें, खर्चा मतलब कमा 100 रुपये रहे हैं, खर्चा 108 रुपये का कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनसस्टेनेबल। वो आपको 8 रुपये करने के लिए फिर लोन लेने पड़ते हैं, लोन के लिए फिर आपको भागना पड़ता है। सिंपल सी मिसाल ये लें कि आपके घर में कर्जा लेके आप या तो टीवी ले आएँ या बच्चों की पढ़ाई के लिए कर लें, कौन सा बेहतर है? पढ़ाई के लिए। हमने ये किया हुआ है। अब आप देख रहे हैं दुनिया कैसे देखती है हमको। दुनिया हमको इस तरह देखती है कि आपकी पॉवर्टी कहाँ है, खड़ी है, आपके फिजिकल बैलेंसेस किधर है। कोई एक चीज़ भी ये ठीक हो तो आप मुझे बताएं। मुझे याद है जब वो इकोनॉमिस्ट हमें बता रहा था ये सब चीज़ें, इन दी एंड ही वाज फीलिंग सॉरी फॉर अस। अब उसने कहा कि आप डिमोरलाइज ना हो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मतलब ये वक्त आ गया। ही वाज फ्रॉम सिंगापुर एंड ही सेड के वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा था कि हम क्या कोई आटा बनाएंगे या क्या चीज़ें करेंगे, पोल्ट्री फार्म में हम काम करें। तो उसने कहा कि हमने टर्न अराउंड किया। तो कह रहे हैं आप भी कर सकते हैं। 1960s की बात बता रहा था। तो द थिंग इज के की एरियाज आपके एग्रीकल्चर ले लें, एनर्जी ले लें, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी ख़राब हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी आ गई ना, एजुकेशन भी आ गई, हेल्थ भी आ गई, एवरीथिंग इज देयर। करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा 4.6% पे है। फिस्कल डेफिसिट हमारा, करंट अकाउंट डेफिसिट इज द नेगेटिव ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो मतलब आपकी इम्पोर्ट्स कितनी है, आपके पास आप डॉलर प्रिंट नहीं कर सकते, पैसे तो आप प्रिंट कर लेंगे। तो आपको जितने डॉलर खर्च करने हैं वो आपको कमाने हैं। आप सिर्फ 2 तरह से कमा सकते हैं, एक तो आप एक्सपोर्ट करके, और दूसरा आप रेमिटेंसेस के थ्रू। तो वो भी हमारा करंट अकाउंट बैलेंस भी नेगेटिव है, फिजिकल बैलेंस भी नेगेटिव है। 73% ऑफ योर GDP इज डेट। जितनी भी पाकिस्तान की इकॉनमी है ना, उसके अंदर जो आपकी सेविंग है वो ऐसे बहुत कम है पाकिस्तान की।
लाइक हम 11 या 12% ऑफ आवर जीडीपी सेव करते हैं। इंडिया 30% है, चाइना भी इसके आसपास है, तो बल्कि ज़्यादा ही है। यानी कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो आप ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं और 11-12 रुपये 15 रुपये से भी कम आप बचाते हैं। अब ये जो आप पैसे बचाते हैं ये बैंक्स के अंदर सेव होते हैं। अब ये यही कैपिटल होता है जो आपका प्राइवेट सेक्टर में भी लगेगा, यही कैपिटल होगा जो गवर्नमेंट भी यूज़ करेगी। ये वो चीज़ें हैं जो सेविंग से आप पैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर मैं बैंक हूँ, तो मेरे पास जितने डिपॉज़िट होंगे उसी से मैं कर्ज़ा दे सकूँगा ना आगे, ठीक है? अब ये पूल आपके पास 11-12 रुपए का है जो आपकी पूरी इनकम में से सेव हो रहा है। अब हुआ क्या है कि क्योंकि गवर्नमेंट के अपने खर्चे नहीं खत्म हो रहे, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है कि आप अगर 9,000 अरब कमा रहे हैं तो आपका खर्चा 12,000 अरब का है, 13,000 अरब का है। तो ये 3-4 हज़ार अरब रुपए उसको लोन लेना पड़ता है। पहले वो स्टेट बैंक से लेता था, तो खुला लेता था सारा, ठीक है? कोई हिसाब ही नहीं था। स्टेट बैंक आईएमएफ के थ्रू ऑटोनॉमस हो गया। अब वो सही हुआ या गलत हुआ मेरा आज का वो टॉपिक ही नहीं है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हाउ द वर्ल्ड सीज़ यू, वर्ल्ड बैंक कैसे दे रहा है, ठीक है? आप इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे वो कहेंगे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी लिमिटेड होनी चाहिए थी, ठीक है? वर्ल्ड बैंक ये कहता है 100% ऑटोनॉमी होनी चाहिए क्योंकि अब आपको कर्जा लेना पड़ता है बैंकों से, ठीक है? अब गवर्नमेंट को अपने 3-4 हज़ार अरब रुपए लेने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता है। अब उन 11 रुपए जो 12 रुपए बैंक्स के पास पड़े हैं, उनमें से गवर्नमेंट कहती है मुझे 7 रुपए आप मुझे दे दें, मुझे कर्जा करना है। अच्छा भई आपको दे दें, तो 7 रुपए की या तो हम कोई फैक्ट्री लगा लेते, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते आप फैक्ट्री लगा लें। अब वो 7,000 रुपए मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट मेरी तनख्वाह पे कर दे, सरकारी लोगों की तनख्वाहें पे कर दे, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कर दे। तो उसकी कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो कर्जा जा रहा है वो गवर्नमेंट को जा रहा है इस वक़्त, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स ही पूरे नहीं हो रहे। अच्छा उससे क्या हो रहा है कि आपकी नॉन प्रोडक्टिव कंज़म्पशन इकोनॉमी बढ़ रही है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसको पैसा चाहिए, उसको आपको देने का है नहीं आपके पास पैसा। आप करंट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें पाकिस्तान का, तो आप देखेंगे बैंक्स ने बहुत ग्रोथ की है। इसलिए नहीं की कि उन्होंने कोई मैकेनिज़्म बना लिया और वो प्राइवेट सेक्टर को पैसे दे रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री लग गई तो पैसा रिटर्न आके वो ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए ये बैठे-बैठे उनको कोई रिस्क नहीं है, वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट का रिस्क फ्री सिस्टम है, उनको उसके पैसे मिल रहे हैं और कमा रहे हैं। ठीक है ना? इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या तो ये होता है ना गवर्नमेंट उनसे पैसे नहीं ले रही होती और फिर बैंक ग्रो कर रहे होते। फिर तो बात समझ में आती, लेकिन वो हो नहीं रहा। डिस्काउंट रेट आपका 22-23% पे है। उसका मतलब ये है कि जो आप कर्ज़ा दे रहे हैं, वो बड़ा महँगा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को बहुत महँगा दे रहे हैं। ठीक है ना? तो उनको पैसे बैठे-बिठाए पैसे मिल रहे हैं। क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान देख रहे हैं कहाँ है? बिल्कुल लास्ट उसका 2020 का 17% है। इंडिया 55%, टर्की 75, मलेशिया 134% ऑफ जीडीपी, मोरक्को 96%। आप नाइजीरिया के आसपास हैं। बांग्लादेश को देखें आप। इसी तरीके से आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देख लें, अगेन वेरी लो इन नंबर्स। 22% इफ इट्स बांग्लादेश, यू आर एट 11%, एंड कंसिस्टेंटली आप इस पे हैं। जो आईएमएफ हमें कह रहा होता है ना कि आपकी चीज़ें ये नहीं कि अभी ख़राब हो गई, इमरान खान ने ख़राब कर दी या उससे पहले नवाज शरीफ ने ख़राब कर दी, यू आर कंसिस्टेंटली पुअर। अब करना क्या है जी? वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें कर लें, ये आपसे मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। आप ये कर लें, आप भी अपनी भी ज़िंदगी आसान करें, आईएमएफ की भी ज़िंदगी आसान करें। उसने कहा भाई पहले तो रैशनलाइज़ करें अपने एक्सपेंडिचर्स को, जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आप कमाएँ। फिर डोमेस्टिक रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाएँ, कि जो आपके रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, आप देखते होंगे कितनी मार्केट्स ऐसी हैं जो दुकानदार बैठे हुए हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहा, कोई कलेक्शन नहीं हो रहा, नॉर्मल बॉस छोटे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स को देख लें, आप अक्सर अभी भी आप जाएँ उर्दू बाज़ार में तो भी आप जाएँ तो वो कोई कार्ड पे पेमेंट नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कैश चाहिए। क्यों चाहिए आपको कैश? ठीक है ना? मिनिमाइज़ मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, ये क्या मतलब है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। देखिए नो वन विल इन्वेस्ट इन यू और नो वन विल डू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय रिजिडिटी, ये क्या बता रहा है ग्राफ के कितने एक्सपेंडिचर आपके ऐसे हैं कि जिसको आप कम कर सकते हैं, रिजिडिटी कितनी है आपकी, ठीक है? यानी कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे डेट सर्विसिंग करनी है, मेरा इंपॉर्टेंट खर्चा है। उसके बाद मुझे उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, फिर मुझे आर्मी एक्सपेंडिचर भी पे करने हैं,
मुझे पेंशन भी पे करनी है। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जितने ही पैसे फेडरल कमाएगा वो 56% सूबों को दे देगा। 44 रुपीज़ में उसको अपनी पूरी हुकूमत भी चलानी है, फेडरल पीएचडी भी करनी है, उसको तनख्वाह भी देनी है, उसको आर्मी भी चलानी है, उसको सारे खर्चे ये करने हैं उसी पैसों में, जो वो कर नहीं पाता। ठीक है, तो यू कैन सी कि जो नॉन रिजिड एक्सपेंडिचर है ना आपका, वो उसकी परसेंटेज देख रहे हैं कितनी कम है। 73% से ज़्यादा आपका रिजिड एक्सपेंडिचर है, जिसको आप छेड़ ही नहीं सकते। तो हम जो बात करते हैं ना कि एक्सपेंडिचर और कर दें, कम कर दें, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले आए, वो कितने कम कर लेंगे आप? आपका 80% के करीब तो आपका रिजिड एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से अगला देखें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फेडरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ये सारी आप चीज़ें देखें कि लोन्स में कितना जा रहा है, इंटरेस्ट में कितना जा रहा है, देख रहे हैं ह्यूज अमाउंट। ये जो बीच में है ना, पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को, ये बीच में जो है ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं आपकी। वाइट वाला जो है सब्सिडीज में, एडवांसेस में जो आप पैसे दे रहे होते हैं, पेट्रोल की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी। इसी तरीके से आपका कैपिटल में इतना जाता है, सैलरीज का हिस्सा देख रहे हैं। तो ये सारा ये इसको डिवाइड करके बता रहा है। अब करना क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज आपका कह रहा है आप 2% ऑफ योर जीडीपी ना आप सब्सिडी दे रहे थे। दिस इज सेम अमाउंट एज इफ कि आप एजुकेशन में जितने पैसे लगाते हैं उतनी आप डिफरेंट सब्सिडीज दे रहे होते हैं। उसका इम्पैक्ट देखें, ये मध्य की स्लाइड अगले पेज पे। ये नहीं कि आपने 2% दे दें आप चलें, लेकिन 2% से आप क्या चाहेंगे, अमीर को फायदा हो या गरीब को हो? किसको रहा है? 41% ऑफ द सब्सिडी इज गोइंग टू द रिचेस्ट, यानी कि 0.5% ऑफ योर जीडीपी। दुनिया ऐसे देखती है हमको कि आप कर क्या रहे हैं। इसमें जो एक गुड न्यूज़ है ना वो BISP है। अब आप BISP देखें, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये BISP बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये आप देखो इसकी जो फिगर्स हैं ये पुअर को सबसे ज़्यादा मिल रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको करना भी है ना, सब्सिडी देनी भी है, तो आप वो सब्सिडीज दें जो कि पुअर को डायरेक्ट जाके हिट करें। तो आप देखो रिचेस को नहीं मिल रहा BISP, भले उसमें फ्लॉज होंगे, लेकिन बेनिफिट इनकम प्रोग्राम ओवरऑल पुअर के लिए है। पेट्रोल है, जैसे एक गरीब आदमी है वो अपनी बाइक में कितना पेट्रोल डाल देगा? 2 लीटर डालेगा। एक आदमी, अगर आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, 15 रुपये में सस्ता है पेट्रोल, 15 रुपये की सब्सिडी है, तो मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाला तो वो एक हफ्ता तो चल जाएगी, सही है ना? तो मुझे तो 30 रुपये का फायदा सब्सिडी मिली। यही पेट्रोल एक अमीर आदमी अपनी लैंड क्रूजर में डाल रहा है, तो वो 1 किलोमीटर में तो मतलब एक हफ्ते में उसको 100 लीटर चाहिए, है ना? तो उसको मिली 1500 रुपये सब्सिडी। देयरफॉर ये क्या है, अब ये भी देखिएगा ज़रा, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर्स, जब रेवेन्यू शेयर, जब ये 18 अमेंडमेंट आई ना, तो उसमें ये हुआ कि सूबे खुद मुख्तार होंगे। अच्छा, खुद मुख्तार हुए हैं सिर्फ एक्सपेंडिचर करने में, पैसे कमाने की कैपेसिटी नहीं बनी उनकी। तो अभी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो 90% जो है फेडरल गवर्नमेंट करती है, 10%, और ये 10% कंसिस्टेंट है, आप देख रहे हैं 10% से सूबे कलेक्ट कर रहे हैं। ये भी नहीं हुआ कि 15 सालों में अगर तो कोई इम्प्रूवमेंट हो ना तो हम देख भी रहे चीज़ें बेहतर हो, 15 सालों में शेयर वही का वही है। ठीक है, तो 90% फेडरल खर्चा करता है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और 10% प्रोविंसेस। और खर्चा क्या है, 67% खर्चा जो है वो फेडरल को करना पड़ता है, और प्रोविंशियल 33% खर्चा करते हैं। फेडरल उस 46 में से 67% खर्चा कर रहा है। तो ये जो गैप आया है ना, ये हमारा इम्बैलेंस बना रहा है। जितना रेवेन्यू पाकिस्तान कलेक्ट करता है ना, उसमें से सिर्फ 10% प्रोविंसेस का शेयर है। प्रोविंसेस खुद कलेक्ट करते हैं और फेडरल 90% करता है। फेडरल के पास जो 90% आता है वो 54% रखता है, 54% देता है, 46% रखता है अपने पास। ठीक है, तो जो 46% उसने अपने पास रखा ना, उसमें से टोटल खर्चे का 67% फेडरल ने करना है।
अगर पाकिस्तान का खर्चा 100 रुपए का है ना, तो वो 67% कर रहा है फेडरल, लेकिन उसके पास अभी सिर्फ 44 रुपए हैं। ठीक है, सूबे जो हैं 54 फेडरल से ले रहे हैं, 10 रुपए उनके खुद हैं, 64 उनके पास है और खर्चा कर रहे हैं 33। डायकॉटमी है ना, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन में हुआ है, ये नेशनल फाइनेंशियल कमीशन। अभी जो बात हो रही है ना, वो IMF भी ये बात कर रहा है और ये अंडरस्टैंडिंग भी है। नेशनल फाइनेंस कमीशन में अब ये बात हो रही है कि पहले आप फेडरल के एक्सपेंडिचर्स खत्म करें, यानी कि पहले आप पे करें, क्या कहते हैं, पहले आप अपनी तनख्वाहें पे करें, पेंशन्स पे करें, कर्जे पे करें। कर्जे तो सारे सूबे के लिए लिए गए ना, उसके बाद फिर जो बच जाए उससे फिर आप 56 और 46 कर लें। डेवलपमेंट स्कीम्स आ जाती हैं। अब आप ADP खोलो, देख के बैठ के खोलो, जो डेवलपमेंट स्कीम है उसमें नालियाँ, रोडें, ये प्रोविंशियल लेवल का तो काम नहीं है, तो लोकल गवर्नमेंट का काम है ना। सारे पैसे इसमें ज़ाया हो रहे हैं। या तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिससे, फॉर एग्जांपल TP है, ट्रीटमेंट प्लांट कराची में जो लगने थे, वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। या तो उस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, जिससे आपकी कुछ चीज़ें फ़ायदा हो रहा हो। आप बना क्या रहे हैं, आप रोडें बना रहे हैं, आप गलियाँ बना रहे हैं, आप पेवर लगा रहे हैं, उससे आपको रिटर्न तो नहीं मिलेगा कोई। लोकल गवर्नमेंट के तरफ होने ना, अगर लोकल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कलेक्ट करे, लोकल गवर्नमेंट खुद मुख्तार हो, तो वो करे ना, वाइस प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना, टोटल इज 4% ऑफ आवर GDP। अब आप देख लें दूसरे मुल्कों का, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर है बाय द वे इसके अंदर, और इंडिया, भूटान, नेपाल ये किधर खड़े हुए हैं इन परसेंटेज ऑफ GDP। एवरेज निकाला हुआ है इन्होंने 10 साल का। अब वो बहुत सारे तरीके बता रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ना कैसे है। देखो, जब आप लोग ऐसे लिखते हो ना, तो आप लोगों की बहुत सारी रिकमेंडेशन हम भी पढ़ते हैं, तो ऐसी आ रही होती हैं जो सुपरफिशियल सी होती हैं। मतलब ये है कि उसके अंदर कोई हाउ पार्ट मिसिंग होता है। आप कहेंगे रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? आप कहेंगे खर्चे कम करें, कैसे करें भाई? जब 73% ही आपका रिजिड एक्सपेंडिचर है, हमने देख लिया, तो आप कितना कम कर लेंगे कोई? फिर डेवलपमेंट भी करनी है, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी बनाना है। तो आप ये देखें कि वो ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ GDP पोटेंशियल कितना है। कह रहे हैं आप वैल्यू एडिड टैक्स लगाना शुरू कर दें गुड्स के ऊपर। वैल्यू एडिड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? डॉक्टर की फीस पे टैक्स होगा, ट्यूटर की फीस पे टैक्स होगा, गोल्ड मार्केट के ऊपर टैक्स होगा, रेस्टोरेंट्स के ऊपर टैक्स होगा। तो आपका सिर्फ यही आप कर लें, तो आप अभी 12% पे थे, तो आपका 6.5% बढ़ जाएगा रेवेन्यू। किसमें लगता है? करना पड़ेगा ना, कोई साइंस तो नहीं है। इंडिया ने भी तो किया, बांग्लादेश भी तो कर रहा है। वो कैसे कर रहे हैं? सिर्फ ये हम यूरोप की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने रीजन की बात कर रहे हैं। QR चला रहे हैं, तो नहीं होन कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, उन्होंने कैसे कर लिया? वहां पे आप ऐड देखते होंगे कि ये पान वाला, रिक्शे वाला, ये सारे आप इंडियन ऐड देखें, वो सारे QR पेमेंट्स पे चल रहे हैं। हम अभी बड़ी मुश्किल से जैज़ कैश वगैरह पे आ गए हैं वैसे, लेकिन ये कि बहुत इनिशियल है, तो बहुत ज़रूरत है ना करने की, कनेक्टिविटी होने की। उनके रूरल एरियाज एनर्जाइज हो गए हैं, वहाँ पे इंटरनेट आ गया है। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन थ्रू दैट। तो आपका सीधा आपका 6.5% आपका GDP का पोटेंशियल आ जाएगा आपका। आप हैं किधर? 3.3 पे अभी, डबल हो जाएंगे, यानी कि 12 आपका टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ GDP हमने पिछली स्लाइड में देखा 12% था। सिर्फ आप ये काम कर लें तो आप 15% पे आ जाते हैं, इंडिया के बराबर हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जी टोबैको के ऊपर। अब ये जो बड़े मजे से मतलब सिगरेट और थिंग्स लाइक दैट, इन्होंने लिकर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा भी था सिगरेट एंड ऑल दिस शुड बी लग्जरी ना। ये कैसे कि एक मैट्रिक का बच्चा है वो सिगरेट पी सकता है? आप इतना महंगा कर दें कि वो पी ना सके। एक मैट्रिक का बच्चा कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में आके खाना तो नहीं खा सकता ना, तो सिगरेट कैसे पी रहा है? क्योंकि सस्ती है वो, आप महंगी करें, एक लग्जरी बना दें उसको। हमने रेवेन्यू बढ़ा लिया था 12% से, हम 16-17% पे चले गए, जो आपको IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि ये करें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यार आप अपनी जो आपका GDP का 0.4%, आपने देखा हमारा शुरू में आपने देखा कि फिजिकल डेफिसिट 6% था, हमारा 7% था।
तो हम अभी इसको 5% कम कर चुके हैं ये सिर्फ 2 चीज़ें करने के बाद। सिर्फ 2 चीज़ें लगी हैं। अभी डायरेक्ट टैक्सेशन की बात नहीं हुई, अभी बहुत सारी और बातें नहीं हुई हैं, ठीक है ना? उसके बाद हमारा फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 2% रह जाता है, सिर्फ वही करने का। वो ये कह रहे हैं कि आपकी 0.5% ऑफ योर जीडीपी ये आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस खा जाते हैं। पीआईए, स्टील मिल्स, रेलवेज, पोस्टल्स, तो इस तरह के अब पीआईए का टोटल डेट जो है वो कोई 700 अरब रुपए है। मतलब पूरे सिंध का डेवलपमेंट का बजट इस बार था 250 अरब, उसका टोटल लॉस ही 700 अरब का है। और वो मैं क्यों पे कर रहा हूँ? हम कहते हैं नेशनल प्राइड है, क्या बकवास बात है, ये क्या प्राइड है इस चीज़ में? मतलब मैं तो कोई जहाज में सफ़र नहीं कर सकता। अब 50,000 का टिकट है तो अमीर नहीं करना है ना, उसको आप कह रहे हैं आप 50,000 का नहीं लो, आप 40,000 का ले लो, खर्चे आपके पूरे नहीं हो रहे, तो इससे बेहतर है कि आप बस उसको सेल ऑफ करें। आप पूरे रीजन में देखें, सिर्फ बांग्लादेश और हम जो है नेगेटिव हैं, और वो भी हम जो है ना सबसे ज़्यादा हम हैं नेगेटिव में। इंडिया को देखें, भूटान को देखें, इंडिया इसमें नहीं है, मालदीव्स को देखें, श्रीलंका भी पॉजिटिव में है। तो ये अगर आप इनसे जान छुड़ा लें, इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस से, कि जिनकी वजह से आपका लॉसेस हो रहे हैं, तो आप 0.5 जीडीपी का इससे बचाते हैं। उसके अलावा आप उनको सब्सिडीज दे रहे होते हैं चलने के लिए, उनकी पेंशन्स, उनकी सैलरीज, वो आप 1.4% ऑफ जीडीपी देते हैं। तो टोटल जो आप कॉस्ट करते हैं एसओईस की वजह से, एक तो लॉसेस और ऊपर से ये सब्सिडीज एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं, वो टोटल 2% ऑफ योर जीडीपी है। आपका पूरा एजुकेशन का बजट है। आप यहाँ से जान छुड़ाएं। आप इंडिया ने पिछले 7-8 साल पहले एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, जिससे ली थी उसी को दे दी। मेरा कहने का मकसद इसमें यह था कि हमारा जो 7% फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे कम किया जाए। तो हमने देखा कि रेवेन्यू बढ़ने के तरीके 2 देख लिए, उसके बाद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ही आप उसको कम कर लें तो 2% आपका वहाँ से आ जाता है। फिर ये आपका वो है कि कितना परसेंट प्रिंसिपल आपका जाता है। पिछले साल आपका 1300 अरब रुपए का कर्जा था, उस पे आपका इंटरेस्ट 400 अरब रुपए का था। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ती हैं। प्रायोरिटीज़ हमारी क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे? कहते हैं जी जनरल सेल्स टैक्स, वही वैल्यू एडेड सिस्टम की हम बात कर रहे थे। बिजली पे कोई सब्सिडी ना दें, पेट्रोल पे कोई सब्सिडी ना दें, वैल्यू एडिड के ऊपर टैक्सेस लगाएं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगाएं, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो जो आपकी इकॉनमी में काम कर रहा है, एनीवन हु इज़ वर्किंग, एग्रीकल्चर के ऊपर, इन सब को टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकम टैक्स रिफॉर्म, इनकम टैक्स बेस को बढ़ाएं। अगर मैं एक दुकान लगाता हूँ तो मुझे सिर्फ उसकी उस दुकान का टैक्सेशन नहीं पे करना, बल्कि उस दुकान से जो इनकम आ रही है उसका भी पे करना है। कितने लोग इन्हें देते होंगे? सिर्फ पाकिस्तान में इनकम टैक्स वो भर रहा होता है जो सैलरी क्लास है और उसकी एड सोर्स कटती है। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई ट्रेंड नहीं है कि हर साल कोई रिटर्न सबमिट हो और बंदे ने जो कमाया उसके पेमेंट डिक्लेयर करके दे। किसी भी बड़ी मीटिंग के अंदर जो बात होती है ना, वो यही बातें होती हैं। अगर कोई आप कहते हैं ना आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो जो भी होता है वो यही सारी बातें होती हैं उसमें। उसमें कोई इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। मैं इट्स दैट सिंपल। आपको अगर लग रहा है कि वहां पे जाके कोई पता नहीं कोई और बात करते होंगे जो आपको नहीं समझ में आती, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सब बात ही ये होती है कि भाई ये करें। इंपोर्ट ड्यूटी पे आपने एग्जेम्पशन लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? आप ले उनसे ड्यूटी कलेक्ट करें, बहुत सारी लगाई हुई है। रिफॉर्म एग्रीकल्चर टैक्स, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 20% ऑफ योर जीडीपी इज एग्रीकल्चर, लेकिन आप 1% भी टैक्स कलेक्ट नहीं करते उससे। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इज अ मेजर इशू। 6 करोड़ का घर होता है, 7 करोड़ का घर होता है, लिखवा रहे होते हैं 2 करोड़ का। अच्छा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ईगो साइड में रखें, इंडियन मॉडल देखें उन्होंने क्या किया, उससे सीखें और अप्लाई करें। वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, ठीक है। देखें किस तरीके से पेंशन कंट्रोल की गई है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फेडरल पीएचडीपी एलोकेशन एंड स्ट्रेंथन पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आपको पता है कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फेडरल के भी और प्रोविंशियल के भी, इसको फेडरल के अलावा सिर्फ पीएचडीपी करें तो बात समझ में आती है,
कि जो शुरू हुए वो ख़त्म नहीं हुए, और एक एजेंसी कर रही है तो दूसरी भी उसको कॉपी कर रही है, वो डुप्लीकेशन हो रही है। इन्हीं की आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। आगे आ जाएँ, डी इन्वेस्ट और रीस्ट्रक्चर्ड एसओई। वो कहता है, आईएमएफ कहता है आपको नहीं बेचनी ना पीआई, आप ना बेचो, लेकिन उसका नुकसान करके आप हमसे कहते हो पैसे दें, हम क्यों दें? आप चलाओ सही से, हमें नहीं चाहिए बेचना, लेकिन जब आपसे नहीं चल रही तो यू हैव टू सेल इट ऑफ। अच्छा, कंस्ट्रेन द ग्रोथ ऑफ पेंशन स्पेंडिंग मैंने बात की। इम्प्रूव डेट मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी। डेट मैनेजमेंट ये है कि आपका कर्जा जो आया वो किधर जा रहा है, कहाँ लग रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका कोई उसका रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, कुछ पता नहीं है। अभी आ जाता है वो, उससे तनख्वाहें पे हो रही हैं, तो फायदा क्या है? ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, इसको हम रहने दें, दिस इज नॉट ऑफ योर लेवल। ये होता है कि एक अकाउंट हो जिसके अंदर सारे पैसे आए, फॉर एग्जांपल फाइन्स भी इसमें आए, हर चीज़ इसमें ही आए, इसी से खर्चा हो। अभी हमारे यहाँ नहीं है, वो हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। डोमेस्टिक डेट मार्केट, डोमेस्टिक डेट मार्केट वही बात है जो हम कह रहे थे कि भाई सारा बैंक जो है, जो भी कर्जा दे रही है वो गवर्नमेंट को दे रही है, तो बचा क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए? आपको तो प्राइवेट सेक्टर को देना है, आपको एग्रीकल्चर को देना है। एक फार्मर को आप सस्ता कर्जा दें, वो ट्रैक्टर लाए, ट्रैक्टर से आगे लेके जाए, वाटर मैनेजमेंट पे लगाए, रिसर्च पे लगाए, ये सारी चीज़ें होने नहीं। बैठे-बैठे आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट वो जो हमने बात की थी कि 11 में से 7-8 रुपए गवर्नमेंट को जा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट उससे तनख्वाहें दे रही है, पेंशन दे रही है। फेडरल फिस्कल, ये जो हमने बात की ना कि फेडरल को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं प्रोविंसेस को और सारी चीज़ों में। रीस्ट्रक्चर करें जी, इम्प्लीमेंट लीगल रिफॉर्म्स टू सपोर्ट नेशनल फिस्कल पॉलिसी। वो चीज़ें जो डिवॉल्व हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, उस पे फेडरल के खर्चे को कम करें। वो क्यों हेल्थ पे लगा रहा है, वो क्यों एजुकेशन पे लगा रहा है? नेशनल टैक्स, डेवलप अ नेशनल टैक्स पॉलिसी टू फैसिलिटेट हायर पोटेंशियल ऑन सोर्स रेवेन्यू। वही जो हमने बात की कि आप 9% पे अटके हुए हैं, आपका इंक्रीज ही नहीं हो पा रहा। आपको 12-15 साल हो गए, आप इंडिपेंडेंट हैं। इफ यू आर सेइंग यू आर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, व्हाई आर यू नॉट इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू देन? ठीक है ना? इनहैंस फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ऑन टैक्स पॉलिसी, यस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक इसमें प्रोविंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हेल्प नहीं करेगा, फेडरल कुछ नहीं कर सकता। रिविजिट द 7th एनएफसी अवार्ड टू इंश्योर फिस्कल कमेंसुरेट फाइनेंसिंग कमेंसुरेट विद रिस्पांसिबिलिटीज। यानी कि जो पैसे फेडरल को खर्चे के लिए चाहिए वो उसको दें, फिर उसके बाद सूबे को लगे। वही जो हमने बात की ना 33% और 10% वाली, ये तो रिविजिट करें एनएफसी अवार्ड को और ये बनाएं। ठीक है, ये कुछ राइटिंग्स हैं जो कि आपको मिल भी जाएंगी इंटरनेट पे, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो। तो ये आपका इकॉनमी का ऐसे बनता है इन टर्म्स ऑफ इश्यूज इन इकॉनमी। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये इट्स ऑल वेरी वर्ल्ड बैंक स्पेसिफिक। ये वर्ल्ड बैंक की नज़र से है। इसने बहुत सारे और मसलों की बात नहीं की, इन्फ्लेशन की, जो उसकी पॉलिसीज़ की वजह से आ रहे हैं, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की वजह से आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को महंगे कर्जे लेने पड़ रहे हैं, सही है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें, हमारी डिमांड लेड इकॉनमी नहीं है, कंजम्पशन लेड इकॉनमी है, डिमांड लेड कॉस्ट पुश इकॉनमी है। वो सारी बातें थोड़ी टेक्निकल हो जाएंगी आज के लिए, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड बैंक का है कि वर्ल्ड बैंक कैसे देखता है। जो पॉइंट्स इसमें रह गए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आ रहा है इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, और जो एक विशियस सर्कल में हम फंस गए हैं कि हम कर्जा ले रहे हैं कर्जा पे करने के लिए। वो इसलिए हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑटोनमस है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब आप स्टेट बैंक से नहीं ले सकते, आपको प्राइवेट बैंकों से लेना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी इनकी वजह से आए हैं। तो एक बैलेंस रह के आप एक पूरा ऐसे इस पे लिख सकते हैं। ये आपको एक ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर मिल गया है। पहले प्रॉब्लम्स आपने बता दी, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, सारी बातें बता दी। ये मुश्किल नहीं है, ये है, दिस यू हैव टू लर्न। अगर आपको नहीं आती तो यू नीड टू लर्न। ये बहुत बेसिक है। इन्फ्लेशन, जीडीपी, टैक्स, इकोनॉमी का ऐसे आप बिना इसके नहीं कर सकते। अभी जो 2025 में कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। 2024 में जिनको जितना आता है, ये अब आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अब आपके यहाँ आपको डॉक्टर पढ़ना है, बनना है, लेकिन पैनाडोल नहीं लिखेंगे आप, सर के दर्द की गोली लिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। यू हैव टू राइट पैनाडोल। कुछ ना करें आप, ये सोलर पैनल को कर्जा देने लग जाएं आप, इजी कर्जे देने, मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। द थिंग इज यू हैव टू हैव अ विजन कि यू हैव टू डू दिस। आप मुझे बताएं, आज आपको पता चल जाए कि सोलर पैनल के ऊपर फ्री कर्जा मिल रहा है 0% इंटरेस्ट पे, सारे हम लोग नहीं लगा लेंगे जाके कि भाई जो बिजली का बिल आता है उसी से हम ये पे कर दें।
तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कुछ ना करें, आप आईएमएफ के पास भी ना आएँ, आप हमारे पास ना आएँ, लेकिन आप अपनी इकॉनमी ऐसे सही कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे लिखेंगे ना सीएसएस में, तो अगर आपका इकॉनमी पे ऐसे आता है तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम्स। ये इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चे बाहर हैं, गुर्बत है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ये कॉज़ नहीं है। कॉज़ क्या है कि आपका फिस्कल इम्बैलेंस है, आपके एनर्जी के मसले हैं, आपके ये सारे ये कॉज़ेज़ हैं इसके। उसके फिर सॉल्यूशंस क्या हैं वो आपने आखिर में दे दिए और फिर रिकमेंडेशंस पूरे।